भी है, एम भी है, जी भी होगा, ठीक है ना, सब कुछ मिला जुला करके बड़ा आंसर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब छोटा आंसर नहीं भी हो सकता है इसका। सर के एक्स माइनस एम जी एच अपॉन। आंसर में एक्स नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड में एक्स, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है ना, ऐसे सोचो एक मिनट। जैसे तुम बताओगे कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड तुम अगर ऐसे बोलोगे ना के एक्स, अगर ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड वेरिएबल नहीं होता है। एम्पली जैसे हम लोग पिछले क्लास में एक बार समझो कि एक्स इक्वल टू ऐसे लिख रहे थे, ए साइन ओमेगा टी ऐसे लिख रहे थे, और प्लस फाई ऐसे लिख रहे थे ना। तो तुम बताओ ये जो ए है इसको कांस्टेंट बोलते हो या वेरिएबल बोलते हो? वो तो ये कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट होता है ना। तो एम्पलीट्यूड में वेरिएबल नहीं आ सकता है, मतलब एम्पलीट्यूड का आंसर जब लिखोगे ना, तो उसमें एक्स नहीं हो सकता है, टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक्स या टी नहीं हो सकता एम्पलीट्यूड में। चलो देखो हम बताते हैं, ठीक है ना। देखो पहली बात ऐसा करो कि जैसे ये यहाँ से गिरा ना, यहाँ पहुंचेगा तो इसमें अटैच हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो ऊपर से गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हो जाएगा, mgh। हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा ना। तो इसमें ऐसे लिख दोगे, देखो पहली बात लॉस इन, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ सॉल्यूशन, इस ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे निकल गया, अब इसका सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होगा ना। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, mgh ही तो कम हो गया, और काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि पहले तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यही तो होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है ना। तो पहले मतलब ऐसे भी कह सकते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी इसका था ना वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी जो निकलेगा ना वो रूट अंडर कितना आ गया, टू जी एच, 2gh यही तो आ रहा है ना। हाँ एम कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो रूट अंडर 2gh आ गया स्पीड इसका, ठीक है। ऑल राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ऐसे जब ब्लॉक पहुंचेगा ना तो इसका स्पीड 2gh होगा। आप ये बताइए कि क्या ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा? जैसे मतलब यहाँ पे अभी पहुंचा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? नहीं है। तो इक्विलिब्रियम इस पोजीशन कहाँ पे है, तो देखो एक बार समझते हैं इसको। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे जो है ना ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये जो है ना ब्लॉक है, इसका स्पीड हो गया है यहाँ पे रूट अंडर 2gh, ठीक है ना। अभी अभी जस्ट स्प्रिंग के पास पहुंचा ही है ये, ठीक है ना। अभी भी स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। अभी इसमें कोई कंप्रेशन हुआ नहीं है, अभी इतना स्पीड से पहुंचा ना, तो अभी ये इसको कंप्रेस करेगा। तो अभी स्प्रिंग इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन इसके ऊपर mg तो लग रहा है ना, अभी देखो mg लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है ना जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, समझ गया ना। एक्सेलरेशन का वहां पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अभी तो या फोर्स जीरो होता है, तो अभी तो फोर्स mg लग रहा है, तो अभी ये इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जानते हो वो पोजीशन होगा जहाँ पे mg को कोई ऊपर का फोर्स बैलेंस कर लेगा, के एक्स नॉट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे जानते हो क्या है, कि हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे ये सपोज करो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसका, ठीक है ना, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा कि ये जो पोजीशन होगा ना, तो नीचे mg लग रहा होगा और यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसमें ऐसा होगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा के एक्स, ठीक है। तो नीचे मान लो ये ऐसे करके एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ब्लॉक पहुंचेगा ना, देखो जैसे ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे करके यहाँ पे पहुंचेगा, तो नीचे mg लग रहा होगा इसके ऊपर, ऊपर लगेगा के एक्स, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से देखो ऐसे हो जाएगा mg इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो निकलेगा ना, देखो x इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, mg बाय के, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये कहोगे, देखो जहां पे इक्विलिब्रियम होगा ना वहां पे नेट फोर्स कितना होगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है। देखो हम यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कह सकते हैं कि ऊपर का के एक्स नीचे mg को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे mg को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है क्या, अभी वो बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे नीचे mg है और ऊपर क्या है, के एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली देखो तुम जो बोल रहे हो ना कि x की जगह a होना चाहिए, चलो हम तुमसे ये पूछ लेते हैं कि x की जगह a बोल रहे हो, क्या लॉजिक है कि x की जगह a? हम्म, क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ तो मीन पोजीशन है ना, तो देखो ये, तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना।
तो इसीलिए सोच समझ के बात करना है। देखो हम जैसे ये बोले कि ऊपर से कितना नीचे आया एक्स, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, एक्स कंप्रेस हो गया, तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। अब हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जहां पे जीरो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या उसी को बोलते हैं दूसरा उसका नाम क्या है, मीन पोजीशन। समझ गया ना, उसी का नाम क्या है, मीन पोजीशन है। तो यहां पे देखो हमको पता चल गया कि मीन पोजीशन पे कंप्रेशन कितना हो रहा है, एक्स। तो मतलब अब ऐसे सोचो कि ये वाला पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो और इस पॉइंट पे स्पीड भी पता है तुम्हें, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला होता है ना कि जैसे स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो स्पीड होता है v, वो इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस पे ही तो होता है। इक्विलिब्रियम से कितने डिस्टेंस का ये स्पीड है, एक्स डिस्टेंस का। देखो एक्स, अगर एक्स को जीरो कर दोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो फिर कितना हो जाता है, ए ओमेगा आ जाता है। इज दैट ओके। तो हम लोग जो जो स्पीड जानते हैं ना, देखो ये वाला स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी हम इक्विलिब्रियम में कितना स्पीड है वो हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में से आ रहा है, मतलब हम सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल हुआ है, हम ये नहीं जानते कि स्पीड कितना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग स्पीड इस पोजीशन का जानते हैं। तो देखो अगर हम इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, आई कॉल इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको अगर कहेंगे, तो ये जो पोजीशन है, देखो ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे, और इस पॉइंट का स्पीड भी हम जानते हैं। तो लिखो यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली रूट अंडर 2 GH। ओमेगा का वैल्यू तो आप जानते हो कि स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा कितना होता है, रूट अंडर k/m, यही तो होता है ना। और यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, mg/k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आया, ये एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, एक्स इक्वल टू mg/k, ठीक है। तो बस यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो निकलेगा ना वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा आंसर आ सकता है। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 mgh/k, ऐसा होगा। और फिर ये इस साइड आ जाएगा, देखो यहाँ से mg/k का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर करके, स्क्वायर किए ना, तो यहाँ से देखो 2 mgh/k हो गया, और फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम इधर ले आए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से ए का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है, रूट अंडर कितना हो गया, दिस इज mg/k का होल स्क्वायर, और प्लस 2 mgh/k। ये इसका आंसर होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है। दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। लॉजिक समझ में आया तुम लोग को। देखो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से पता किए यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इस पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो रिवर्स हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम से ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट का स्पीड हम जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस पे स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, तो वहां से हम लोग आंसर निकाल लिए, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग देखो क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी पहले जो है ना हम डिफरेंट सिस्टम का ओमेगा निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन तो हम वही बता रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, क्योंकि मैकेनिक्स जैसा सिस्टम है ना, इसमें क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी देखो जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम का भी यूज हुआ ना, यहाँ पे ओमेगा कितना यूज किया, रूट अंडर k/m। तो कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है तो उसका ओमेगा यही होता है, रूट अंडर k/m हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका यूज करेंगे बार बार, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग सिंपल पेंडुलम का बताए थे, है ना। सिंपल पेंडुलम का ओमेगा निकाले थे, रूट अंडर g/l। तो इसको हम लोग वापस डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है ना। पहले अभी हम देखो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम देखो क्या होता है, इट इज ए रिजिड बॉडी, ठीक है। इट इज ए रिजिड बॉडी सस्पेंडेड सस्पेंडेड फ्रॉम ए rigid support and made to oscillate
इन वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, मेड टू ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ रिजिड बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एंड मेड टू ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन। देखो ऐसे कोई भी रिजिड बॉडी है इस तरह से, इसको मान लो हमने ऐसे सस्पेंड कर दिया यहाँ से, अब इसको हम ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, जैसे ये रिजिड बॉडी है ना, इसको हम ऐसे ऑसिलेट करा सकते हैं ना। देखो ये इस तरह से मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये तो ये मान लो ऐसे ऑसिलेट करके कभी कहीं पहुंच गया इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं पे, ठीक है ना। ये इस तरह से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डी हम बोल देते हैं, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन से ये मान लो कितना एंगल से डिस्प्लेस हो गया, थीटा से, ठीक है। ये कोई रिजिड बॉडी होगा, इसका मास मान लो m है, ठीक है। तो हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो हम लोग देखो मेथड तो हमारे पास दो तीन है, हमने बताया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं ये सब, या फिर क्या बोलते हैं, एक और बताए थे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या एनर्जी लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट के बाद, समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे ऐसे जैसे फिंगर ऐसे कर्ल करोगे ना, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दिस थंब विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हम लोग इसमें एनर्जी लिख देते हैं, देखो एनर्जी इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जैसे ये जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वी विल कॉल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो इसमें एनर्जी लिखोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई, और ओमेगा स्क्वायर को हम थीटा डॉट स्क्वायर लिख दे रहे हैं। देखो ये रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो यही होता है ना, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, इज दैट ओके। तो ये लिख दिया। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखना चाहिए हमें, व्हाट शुड बी राइट फॉर पोटेंशियल एनर्जी हियर। अगर मान लो हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को जीरो लेवल ले लेते हैं, दिस आई एम टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल, कितना लिखोगे, -mg डी है ना, डी वाला डी है, और कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये स्लैंटिंग हाइट इतना दिया हुआ है, तो आप इसका वर्टिकल हाइट देखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो -mg d कॉस थीटा ये आ गया। अब देखो ये एक फ्री ऑसिलेशन है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dE/dt जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, dE/dt विल बी जीरो फ्री ऑसिलेशन के लिए, ठीक है ना। तो d/dt जीरो कर दो, अब देखो जीरो करोगे बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो d/dt जीरो करो, देखो इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये थीटा डॉट का फंक्शन है ना, तो पहले इसको थीटा डॉट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आई, और थीटा डॉट से करोगे ना तो 2 थीटा डॉट हो जाएगा, और फिर थीटा डॉट को टाइम से करेंगे, तो थीटा डॉट को टाइम से करोगे तो क्या बन जाएगा, थीटा डबल डॉट, ठीक है ना। और माइनस ये थीटा का फंक्शन है ना, तो पहले थीटा से करोगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, mg d और साइन थीटा, और ये बन जाएगा कितना, डी थीटा बाई डी टी, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख देते हैं डायरेक्टली, ऐसा करो थीटा डॉट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थीटा डॉट यहाँ भी है, थीटा डॉट यहाँ भी है, तो ये थीटा डॉट कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आई थीटा डबल डॉट, ठीक है ना, प्लस mg d और साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू जीरो। इतना आ रहा है, आर यू ऑल गेटिंग दिस। तो अब आप देखिए यहाँ से कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -mg d अपॉन आई, ऐसा होगा, -mg d अपॉन आई और साइन थीटा, इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, -mg d अपॉन आई साइन थीटा, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू -mg d अपॉन आई और साइन थीटा, ये निकल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, देखो अभी जो है ना थीटा डबल डॉट, आप देखो माइनस ऑफ ये ऑड फंक्शन है, तो इसको कहोगे इट इज ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी बोल सकते हो मोशन। ये लास्ट क्लास में याद है ना, बताए थे ना कि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव ऑफ क्या होगा, ऑड फंक्शन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, देन वी गेट ऑसिलेटरी मोशन, यही था ना।
तो नेगेटिव भी है और देखो ये ऑड फंक्शन भी है, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन हो रहा है। तो ये थीटा डबल डॉट तो समझ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एसएचएम नहीं कह सकते हैं। अगर हम देखो इसमें स्मॉल एंगल ले लेते हैं, थीटा स्मॉल अगर लेते हैं, थीटा स्मॉल, तो फिर आप जानते हो साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा इज थीटा, ठीक है थीटा ना। लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ से थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एम जी डी और डिवाइड बाई आई, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया क्या, ये दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, होगा ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो देयरफॉर ये जो टर्म है ना, दिस विल बी कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। इसी को तो ओमेगा स्क्वायर कहते हैं ना, आपको लोग को पिछली क्लास में बताया गया, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा जो आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो आएगा ना यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी डी अपॉन आई, ये आ गया, ठीक है। दिस इज ओमेगा। और हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, देखो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, टी इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। तो ओमेगा नीचे लिखने का मतलब इसको उल्टा करके लिख देना है, तो देयर फॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई और रूट अंडर आई बाई एम जी और डी होगा, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसमें आई को बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे, आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, थ्रू कहाँ से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इज दैट ओके। तो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एस यू एस पी शॉर्ट में लिखा हुआ है सस्पेंशन। और डी जो है ना वो ध्यान रखोगे, इसमें दो ही अननोन है, एक आई और डी, बाकी एम और जी तो नोन होता ही है, ठीक है ना। डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। डी इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है। तो ये बस अब ये फॉर्मूला बन गया। कोई भी रिजिड, देखो ये आर्बिट्ररी शेप बनाया गया ना, तो कोई भी रिजिड बॉडी को अगर सस्पेंड कर दोगे और उसको ऑसिलेट कराओगे ना, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यही होगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर एनी रिजिड बॉडी, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो हम तो देखो इस पे एक दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है देखो, कि जैसे मान लेते हैं कि एक, तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना सभी रिजिड बॉडी का, देखो हाँ एक क्वेश्चन सर। देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक, मान लीजिए हमने दे दिया एक डिस्क है, क्या हो गया, सपोज एक डिस्क है ये, ठीक है, ये डिस्क, अब इसको हमने सस्पेंड कर दिया यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं। इसका मास मान लो कैपिटल एम है और रेडियस इसका कैपिटल आर है, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे, डिस्क इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है। अबाउट डायमीटर। अब ऑसिलेट तो इतना फिगर भी बना दिए हैं, तो आप इसमें देख के हाँ, समझ सकते हो ना, डायमीटर के बॉडी ऑसिलेट हो रहा है। ये कहाँ से जा रहा है पॉइंट, हाँ, डायमीटर। ये ऑसिलेट कर रहा है, सीधा बोलो इस पॉइंट के बॉड, डायमीटर के बॉड ऑसिलेट नहीं होता है, डायमीटर के बॉड रोटेट बोलते हैं, कोई चीज रोटेट करता कर सकता है डायमीटर के बॉड, डायमीटर के बॉड ऑसिलेट नहीं कर सकता है। तुम कोई भी चीज ऑसिलेट करा के दिखा दो डायमीटर के बॉड, तो हम जान जाए, ठीक है ना, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है ना वो कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ, डायमीटर सेंटर ऑफ मास से जाता है ना, सेंटर ऑफ मास के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं करता है। देखो तुम लोग एक बात समझ लो, देखो एक बार ध्यान से, कि जैसे ये पेन है, देखो इस पेन को हम यहाँ पे होल्ड किए हुए ना एंड पे, और ऐसे करके हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऑसिलेशन हो रहा है ना, ये ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, ये तो यहाँ फ्रिक्शन होगा इसीलिए रुक जा रहा है, नहीं होगा फ्रिक्शन तो क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तुम इसको सेंटर ऑफ मास पे पकड़ लोगे ना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कभी भी ऑसिलेट, कितना भी फ्री होल्ड करोगे ना, तो भी ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास के बाद। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के बाद कभी भी ऑसिलेट
करता ही नहीं है, कभी नहीं करता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन हमेशा देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन इज अबाउट दिस पॉइंट, ओके। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो करो अब ये जो है ना, इसमें बताना है कि जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि इन फिगर शोन फाइंड कैपिटल टी। तो चलो दो तीन फिगर बना देते हैं, ये एक फिगर है, इस फिगर नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब एक फिगर और बना रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करना है कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिस्क है, अब इसको हमने सस्पेंड कर दिया, ये मान लो डिस्क, ऐसे डिस्क ये भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो डिस्क, और इसको हमने सस्पेंड कर दिया यहाँ से, ये सेंटर मास है ना, इसके यहाँ से हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना r/2 दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब समझ रहे हो, डिस्क में ऐसे करके एक होल बना दिया, पिन होल बना दिया, और वहां से ऐसे मतलब ये कोई वायर ऐसे जा रहा होगा, उस वायर के बाद ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बॉट यहाँ पे इसके बॉट निकालना है, ठीक है ना। तो इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई रूट अंडर आई आई बाई अपॉन एम जे डी। mgd। तो बस हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा टफ नहीं है। देखो फर्स्ट वाले का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो आई देखो डिस्क जो है ना, ये जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है डिस्क का, कितना होगा। 1/4 mr²। हाँ, इसके बाद देखो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, mr²/2 होता है। तो तुम इसके बाद निकालोगे ना, पैरेलल थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसके बाद कितना होता है, mr²/2। तो अब इसके बाद निकालोगे ना, तो आई इक्वल टू आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे होता है ना, पैरेलल थ्योरम जानते होगे तुम लोग, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे होता है। आईसी का मतलब सेंटर ऑफ मास से जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, mr²/2, 2 और प्लस मास इंटू और डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, r², ठीक है ना। तो ये आ गया, तो आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3/2 mr²। mr², ठीक है ना। 3/2 mr², ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये 3/2 mr², ये लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे mg और d, ठीक है ना। तो d देखो सेंटर मास और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो रहा है, r, ठीक है। तो बस यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो t जो निकल कर आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 3r/2g, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 3r/2g ये हो गया, ठीक है। दैट्स द आंसर। तो अब आप देखिए नेक्स्ट हम लोग इसका लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सेकंड फिगर है मान लो, ठीक है। तो इसका टाइम इसका निकाल लो तुम लोग, जरा इसका बता दो कितना आ रहा है। चलो सभी लोग निकाल लो, ठीक है ना, देख लो कितना आ रहा है, इसी तरीके से निकाल लेना है बस, ठीक है ना। यहाँ पे बस इस ये जो एक्सिस है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो गया, r/2। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, d की जगह r/2 पुट कर दो, ठीक है ना। बस इसी तरह से आ जाएगा, ठीक। d जो है यहाँ पे उसकी जगह r/2 पुट करना है। करो सभी लोग कैलकुलेट कर लो, देखो जो भी आ रहा है आंसर। तो इसमें आई निकालोगे ना, तो आई ऐसे फिर से लिखेंगे, आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसमें देखो आई सी वही होगा, सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर जाता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 मास इंटू और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/2 है, तो r²/4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करोगे 3/4 mr² आ जाएगा, है ना। ये आई हो गया। तो अब हम टी का वैल्यू लिखेंगे 2 पाई और रूट अंडर अपॉन 2 पाई अंडर रूट 3r/4g। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना आ रहा है, 3r/4g। अरे तुम लोग गड़बड़ बता रहे हो, देखो 3/4, देखो यहाँ पे 3/4 mr² ये लिखोगे आई का वैल्यू, और ठीक है mg लिखोगे, और फिर डी का वैल्यू यहाँ पे देखो ओ सेंटर हाँ। मास इक्वल का, ऐसी गलती करके आओगे एग्जाम में तुम लोग।
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, और कितना हो जाएगा 3r/2g। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ऑल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन तो मतलब समझ लो कि आप बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, जैम एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है ना, इस ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे एक जैम का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैम में मतलब जैम टाइप का क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, इसमें क्या बोलते हैं, देख लोगे, उसमें दिया होगा PYQ में। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, उसको कर लोगे तुम लोग। ठीक है, उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो ये है कि एक स्क्वायर हम बना देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है ना, अब इस स्क्वायर को हम ऐसे कर दिए। ठीक है, और ये जैसे इसका, ये क्या है, इसका डायगोनल है स्क्वायर का, इसका ये स्क्वायर प्लेट है। ठीक है ना, दिस इज ए स्क्वायर प्लेट। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट है, इसका जो है ना, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका साइड मान लो ए दिया हुआ है। ठीक है ना, साइड इज ए। अब क्वेश्चन है इसमें ऐसा कि हम इसको कहीं से यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ये डिस्टेंस ही पता करना है। तो ये कहीं से सस्पेंड किया गया। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि सो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी मिनिमम। ठीक है ना, ये डिस्टेंस को मान लो हम डी बोल देते हैं। जैसे मान लो ये डिस्टेंस डी है या एक्स, जो भी बोल दो, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस को ही पता करना है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। दिस इज द, यहाँ से सस्पेंड करके ऐसे ऑसिलेट कराया जा रहा है, देखो ऐसे। समझ में आ रहा है, डायगोनल पे कोई पॉइंट है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी इन फिगर शोन, इन फिगर शोन व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सो दैट टी इज मिनिमम। टी को मिनिमम करने के लिए डिस्टेंस बताना है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जैसे बोला गया ना, तो आप देखो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस पता करना है आपको। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हम बता देते हैं। टी इज इक्वल टू, देखो सोल्यूशन इसमें ऐसे लिख दोगे, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर I/mgd। ठीक है ना, तो 2 पाई हमको डी तो निकालना ही है ना, तो इसको मान लो mg और डी को मान लो हम x लिख देते हैं। ठीक है ना, ये वाले डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, x। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं, देखो लेट डी जो है ना, वो डी इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना, तो ऐसे लिखोगे IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, तो डिस्टेंस स्क्वायर की जगह m इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो 4 पाई स्क्वायर अपॉन mg ऐसा हो जाएगा। और इधर जो है ना, इधर आ जाएगा IC अपॉन कितना आ जाएगा, mg तो हम इधर लिख दिए, अपॉन x हो जाएगा, और प्लस m मल्टीप्लाइड बाय x आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा है T² इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाय mg और IC अपॉन x और प्लस mx, ये हम mg अलग से लिख दिए। तो देखो T मिनिमम है, अगर T मिनिमम, देन देखो T मिनिमम है, देन क्या होगा, T² इज मिनिमम। T मिनिमम होगा तो T² भी तो मिनिमम होगा। तो हम ऐसा कर देते हैं कि dt² बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो dt² बाई dx 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई अपॉन mg, और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये IC अपॉन स्क्वायर माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और प्लस m आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा। देखो x इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू ये IC अपॉन m अंडर रूट आ जाएगा।
तो एक्चुअली जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं, ये सिर्फ डिस्क की बात नहीं है, ये मतलब स्क्वायर प्लेट का नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा ना कि कहाँ से उसको सस्पेंड करें कि टाइम पीरियड मिनिमम होगा, तो उसका आंसर यही होगा, आई सी अपॉन एम। ठीक है ना, आई सी अपॉन एम। और तुम लोग को पता है ना, ये आई सी अपॉन एम जो है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ रूट गायरेशन। अंडर आई सी, हाँ, तो रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन जो बोलो, ठीक है। तो मतलब सेंटर से अगर रेडियस ऑफ जायरेशन वाले डिस्टेंस से सस्पेंड करोगे ना अगर, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है ना, तो ये अब किसी भी ऑब्जेक्ट में यही आंसर होगा, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, तो इसमें अब अगर हमें आंसर निकालना है तो आंसर तो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आईसी का वैल्यू देखो, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो आईसी का वैल्यू कितना होगा इसमें, कोई जानते हो वो? हाँ, वन ये बाई हो जाएगा थ्री एम ए स्क्वायर बाय 6 हो गया, और बाय एम है, ठीक है ना, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रॉड, देखो जैम के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, जैम में आया था कि रॉड को कहाँ से सस्पेंड, ऐसे क्वेश्चन था, देखो बता रहे हैं जैम में, तो जैम में ऐसा था कि एक रॉड है, ठीक है ना, अब ये सेंटर है, और पूछा गया कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हम रॉड को सस्पेंड करके ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा गया कितना होना चाहिए, सो दैट टाइम पीरियड शुड बी मिनिमम। तो उसमें रॉड में आईसी कितना होता है, हाँ, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, तो एम एम कैंसिल, तो एल स्क्वायर बाय 12, तो एल डिवाइड बाय रूट 12 आ जाएगा। तो जैम का जो आंसर है ना, वो एल डिवाइड बाय रूट 12 होगा। ठीक है ना, ऑल राइट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आप लोग समझ गए ना कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर वो इस तरह से सस्पेंड करके ऑसिलेट करा रहे हो, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ये कंपाउंड पेंडुलम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखो डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम, हमने बता दिया कंपाउंड पेंडुलम। अब जो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो ये है ऑसिलेशन ऑफ ए ब्लॉक, ब्लॉक या सिलेंडर लिख सकते हो, इन लिक्विड। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ ए सिलेंडर इन लिक्विड। ठीक है, तो किसी लिक्विड में कोई सिलेंडर सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, देखिए ऐसा है सिचुएशन इस तरह से कि ये मान लो सिलेंडर है, इसका कुछ अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है ना, ये वाला, ये मतलब क्लोज्ड है, इधर से भी ये क्लोज्ड है, ठीक है ना। सो दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। मान लो ये लिक्विड में ऐसे करके फ्लोट किया हुआ है, ठीक है ना, इट इज समथिंग फ्लोटिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स एज्यूम कि इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका मास कुछ एज्यूम कर लो कि मास इज एम सिलेंडर का, और लिक्विड जो यहाँ पे है ना, ये लिक्विड का कुछ डेंसिटी मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको लेकिन दो फिगर बनाना होगा, तो इसलिए हम एक बार साथ ही बना देते हैं फिगर, ठीक है, ऐसा करो, जो इधर बना देते हैं, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया मान लो हमने, ठीक है, तो ये ऐसा है। अब इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, देखो ये वाला पोजीशन को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मान लो दिस पोजीशन इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये डिस्प्लेस पोजीशन है, देखो जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये लेवल था ना, ये लोअर लेवल को, इसको मान लो तुमने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स।
ऐसे करके देखो हम नीचे ऐसे एक्स दिखा दिए कि नीचे एक्स डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो डेप्थ था ना कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, दिस दिस डेप्थ वाज डी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और डिस्प्लेस कर दिया तो पूरा डेप्थ, मतलब इसके अंदर कितना डिप किया हुआ होगा, दिस विल बिकम डी था और ये एक्स हो गया एक्स्ट्रा, तो डी प्लस एक्स हो जाएगा, दिस विल बी डी प्लस एक्स, ओके। ऑल राइट। तो तुम लोग को पिछले क्लास में याद है मेथड बताए थे ना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। तीन, जैसे पहले बताए थे कि आपको एक बार इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है और फिर डिस्प्लेस्ड पोजीशन में लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना तो बन जाएगा, ये देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको बोलोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये है डिस्प्लेस्ड पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। ऑल राइट। तो चलो करो ये, देखो इसका इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखो नीचे इसका वेट लग रहा होगा ऐसे mg, वेट नीचे लगेगा, और ऊपर लगेगा बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स है ना। तो बॉयंसी फोर्स यहाँ पे जो लिखोगे ना वो देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लो ये रो एल है, बॉयंसी फोर्स देखो ऐसे लिखा जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड लिखते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड ध्यान रखोगे तो ये डी हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये डी और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो ये डी और मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये डी मल्टीप्लाइड बाय ए और इनटू जी हो जाएगा। ये बॉयंसी फोर्स साइड में देखो लिख दे रहे हैं, बॉयंसी फोर्स जो होता है ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन कहाँ पे, इनसाइड लिक्विड, इनसाइड ऐसे लिख देना। ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन इनसाइड लिक्विड होता है, ठीक है ना, जितना भी अंदर है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय जी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कर देंगे, समझ में आ रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय जी, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम को लिखा गया ऐसे, डेप्थ और मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जी कर दिए। यहाँ पे भी लिखो ऐसे, नीचे तो एम जी लग रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, एम जी, और यहाँ पे ऊपर अब बॉयंसी फोर्स ऐसे दिखाना है, तो बॉयंसी फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, इसको बी प्राइम बोल देते हैं मान लो। तो आप कितना लिखोगे, देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे देखो डेप्थ अब इसका लिक्विड के अंदर कितना है, पहले डी था अब डी प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी प्लस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय जी, ये बॉयंसी फोर्स है, ठीक ठीक है। तो ये लिख दिया गया। अब हम देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पहले ऐसे लिखेंगे, देखो फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एम जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो एल डी और इंटू ए और मल्टीप्लाइड बाय जी, ये फर्स्ट इक्वेशन कर दो इसको। अब सेकंड में हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो देखो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है ना, तो देखो इसमें हम बताए थे आप लोग को ऐसे लिखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए जिधर डिस्प्लेस करोगे ना उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस लिखा जाता है, तो इस डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेस ऐसे किया तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg, और अपोजिट में क्या लग रहा है, रो एल और डी प्लस एक्स और फिर ए मल्टीप्लाइड बाय जी। अच्छा ए छूट गया यहाँ पे है ना, यहाँ पे ए भी तो होगा, क्रॉस वॉल्यूम ये वाला पार्ट वॉल्यूम होगा ना, तो लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां से देखिए आप लोग कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा, mg और माइनस रो एल और d मल्टीप्लाइड बाय a और मल्टीप्लाइड बाय g माइनस, ठीक है ना, रो एल और फिर x, ठीक है ना, और a मल्टीप्लाइड बाय g, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखिए कि हम लोग पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं mg और रो एल डी ए जी ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और इज इक्वल टू, सॉरी इधर हम लिखे नहीं है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन जो यहाँ से निकल रहा है ना वो देखो ऐसे निकल जाएगा, ये मास से डिवाइड हो जाएगा रो एल
और फिर ए मल्टीप्लाइड बाई जी और डिवाइड बाई एम, और फिर ये एक्स आ जाएगा। तो देखो तुम लोग यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो जब भी ये प्रूव हो गया तो ये क्या आ गया, एस एच एम, दिस इज एस एच एम, ठीक है ना। तो फिर ये टर्म क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए ओमेगा जो होगा ना दैट इज इसका रूट हो जाएगा रो एल, और ए, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एल अलग से लिखा हुआ नहीं है, समझ जाओगे, ठीक है ना। और डिवाइडेड आ रहा है एम, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू रो एल ए जी और डिवाइड बाय एम, समझ में आया तुम लोगों को। कैलकुलेशन एक ही जैसा हो रहा है ना बार बार, देखो पहले जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेशन अभी भी हो रहा है। स्प्रिंग में भी तो ऐसे ही किया गया था, तुम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल ऑसिलेशन में दिखाए थे, तो देखो उसमें उसका एक बार तुम लोग नोट्स पलट कर देख लो, उसमें भी ऐसे ही किया गया था, पहले एक बार इक्विलिब्रियम लिखा गया और फिर एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया। तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एक बार इक्विलिब्रियम और एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम तीन मेथड आप लोग को बताए ना, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम कहीं पे भी लगा देंगे, ठीक है ना। तुम लोग को तीन मेथड बताया गया है, क्या हम ओमेगा निकालना है तो इसमें से ये तीन मेथड हम लगा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। याद है तुम लोग कौन कौन सा मेथड था, एक मेथड था जिसमें बताया गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिख पोटेंशियल वाला। सकते हैं, एक पोटेंशियल का मेथड था, और एक एनर्जी का डेरिवेटिव, जैसे अभी आप यहाँ पे किए थे ना, देखो इसमें, तो इसमें क्या किया, एनर्जी का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ले को लिया। जीरो कर दिए। अच्छा एक बात समझो तुम लोग पहले यहाँ पे, देखो एनर्जी का डेरिवेटिव किया, ये सब किए, तो हमारा एक्सेलरेशन, देखो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन। तो हम बता चुके हैं कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन होता है ना, ये ऑड फंक्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो यहाँ पे प्रूव हो गया था, लेकिन एसएचएम प्रूव नहीं हुआ था। एसएचएम के लिए हम क्या किए, पहले एंगल को स्मॉल करना पड़ा। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि कुछ एसएचएम होते हैं ना जो मतलब जो वेरिएबल है उसको स्मॉल मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो एंगल को जब स्मॉल किए तब साइन थीटा क्या बना, थीटा बन गया, और साइन थीटा जब थीटा बना तब जाकर के प्रूव हुआ कि ये क्या है, एसएचएम। तो तुम ये कह सकते हो कि एक कंपाउंड पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम ये सब एसएचएम करते हैं ओनली फॉर स्मॉल एंगल। लेकिन तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया, इस वाले केस में हम इसको डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस किए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, कोई अप्रोक्सीमेशन कहीं पे दिखाओ तुम लोग, कोई अप्रोक्सीमेशन है, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एसएचएम है ना, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा। अगर मान लो ये सिलेंडर लॉन्ग है थोड़ा, ठीक है ना, उसको थोड़ा ज्यादा भी डिस्प्लेस कर दे, मान लो हम उसको एक, मान लो सिलेंडर जो है ना सपोज करो 3 मीटर लॉन्ग है, उसको हम 1 मीटर, 1 मीटर तो इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा है ना, तो छोटा तो नहीं हुआ ना, तो 1 मीटर भी इसको डिस्प्लेस कर देंगे ना तो भी क्या होगा, एसएचएम होगा। तो मतलब तुम ध्यान रखो कुछ एसएचएम ऐसे होते हैं ना जो मतलब लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, और कुछ एसएचएम ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्मॉल डिस्प्ले। तो ये एक ऐसा एसएचएम है जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा और लार्ज। तो कभी एग्जाम में जानते हो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एसएचएम टेक्स प्लेस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओनली, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अगर उसी में मान लो ऐसा होता है ना एमएसक्यू में कुछ भी आ जाता है ना लिखा हुआ, मान लो ऐसे आ गया कि एसएचएम टेक्स प्लेस ओनली फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो रॉन्ग है, कुछ केसेस में लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है। या फिर किसी में ऐसे आ गया ऑप्शन कि एसएचएम कैन टेक प्लेस फॉर स्मॉल एज वेल एज फॉर लार्ज, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हम कहेंगे कि हाँ वो स्टेटमेंट करेक्ट है, स्मॉल के लिए भी हो सकता है और लार्ज के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है ना, एस एच एम कैन टेक प्लेस, यहाँ पे दिस एस एच एम ये वाला इसमें लिख लोगे कि दिस, यहाँ पे देखो दिस एस एच एम अकर्स फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट, दिस एस एच एम अकर्स फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसमें, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हो, फोर्स का, फोर्स को इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। फोर्स को इंटीग्रेट करोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे देखो जैसे लिखा गया ना बॉयंसी फोर्स ये जैसे है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब आएगा पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकाले थे, स्प्रिंग मास सिस्टम में देखो फोर्स था,
तुम लोग रिलेट किया करो ऐसे, सिर्फ ऐसा तो थोड़ी होता है कि टीचर से पूछोगे तभी आंसर पता चलेगा, थोड़ा सा रिलेट करो ना। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का देखो पलट करके कैसे निकाले थे, उसमें ऐसे लिखे थे। हाँ, फोर्स को इंटीग्रेट किए थे तभी तो आया था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे ही तो आता ही है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें भी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, निकाल सकते हो, फोर्स लिखो उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, दिस सिस्टम अकर्स फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो ऑसिलेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखो, एग्जाम में जो कभी अगर आया ना ये, तो जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा ओमेगा का। ओमेगा का आंसर थोड़ा अलग भी लिखा हुआ हो सकता है, जानते जानते हो कैसे होगा अलग, देखो हम बता देते हैं। ओमेगा का आंसर अलग जो है ना, इससे लिखा रहता है, देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो इसमें हम देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रो एल ए जी, तो हम यहाँ पे रो एल ए जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एम जी बाई डी लिखेंगे, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बन जाएगा, तो मतलब कुछ अलग आ जाएगा आंसर। अच्छा इसमें तो रो एल ए जी की जगह एम जी बाई डी लिखेंगे ना, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी अपॉन डी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको जानते हो मॉडिफाई कर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वन। तो एग्जाम में मतलब क्या लिखा हुआ रहेगा वो पहले से आपको पता नहीं होगा, थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑसिलेशन इन ए टनल मेड अलोंग ए कॉर्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के किसी कॉर्ड के अलोंग एक टनल बनाना है हमें, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू मेक, मतलब ड्रॉ ए टनल, नॉट मेक, है ना। तो हम लोग एक टनल ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो जैसे मान लो ये हम कहते हैं कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है ना। अब हम अर्थ के किसी कॉर्ड के अलोंग, जैसे मान लो ये कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज द कॉर्ड ऑफ अर्थ, ठीक है ना, और इसके अलोंग हमने ऐसे करके एक टनल बना दिया ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे टनल बन गया, ठीक है ना। तो ये टनल बना हुआ है, ठीक है ना। ये टनल का डिस्टेंस यहाँ से मान लो सेंटर से जो है ना, ये एक नैरो टनल है, दिस इज ए नैरो टनल, ठीक है ना। तो इस ये अर्थ जैसे सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना, दिस इज सॉलिड स्फेयर। अर्थ को तो सॉलिड स्फेयर मानना है, इसका मास m है, ठीक है ना। तो जानते हो क्या होता है, देखो एक बात समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, देर इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट हियर, ठीक है। तो देखो एक बात, हम लोग ये तो जानते हैं ना कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, तो देखो ऐसे समझो कि पेन जो हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, उधर एक फोर्स लगेगा ऐसे सेंटर की तरफ। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे नीचे आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट तो इसको नीचे नहीं ला पाएगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, ठीक है ना। तो उससे नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। और एक कंपोनेंट जो ऐसे था ना, तो एक कंपोनेंट इसका इसके पैरेलल आएगा इधर, इधर जो फोर्स आए कंपोनेंट आएगा ना, वो कंपोनेंट इसको इधर मूव करा देगा। तो जब ये इधर मूव करेगा ना, सेंटर के अब पास पहुंचेगा, तो उसमें स्पीड आ जाएगी, तो आगे निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पहुंच जाएगा अब ये, तो यहाँ पहुंचेगा तो फिर फोर्स टूवर्ड सेंटर ऐसे लगने लगेगा। तो ये जो फोर्स इधर लग रहा है ना, उसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा पैरेलल टू द टनल। तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स पैरेलल टू द टनल लगेगा ना, वही फोर्स इसको क्या करेगा, ऑसिलेट कराएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको ऑसिलेट नहीं कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कंपोनेंट जो टनल के पैरेलल है वो इसे ऑसिलेट कराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऐसे लिख दो, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पैरेलल टू द टनल मेक्स द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को ये ऑसिलेट कराएगा, ठीक है ना, मेक्स द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट। सो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पैरेलल टू द टनल मेक्स द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, ठीक है। तो अब हमें इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो टनल, इसका इसका रेडियस जो है ना, ये जो रेडियस है अर्थ का, वो कितना मान रहे हैं, आर। और टनल का सेंटर से, टनल जो बनाया गया है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लिया जा रहा है, डी।
तो डी इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना, ऑफ अर्थ। डी इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। अच्छा तुम लोग अभी जो टीएफआर का एग्जाम हो रहा है अभी कितने तारीख को है एग्जाम? 14 को है। संडे को है। संडे अच्छा, को। हाँ। तुम लोग दे रहे हो ये एग्जाम? हाँ सर, मतलब सब लोग दे वो रहे हो? जाने जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन देना है। नहीं दो, मतलब अगर तैयारी नहीं भी है ना तो भी मतलब थोड़ा मैक्सिमम पढ़ के दो, ठीक है। कभी कभी देखो बता रहे क्या होता है कि जैसे मान लो अभी आज क्या डेट है? अच्छा 4 दिन के टेन। बाद ही है। अच्छा फिर तो टाइम ही नहीं बचा। तो 4 क्या 3 ही दिन बचा ना। तो हम्म। देखो हम बता रहे हैं, तो तुम लोग ऐसा करो ना, 3 दिन का तुम लोग को हम ऐसा करते हैं ब्रेक दे देते हैं, ठीक है ना। 3 दिन का तुम लोग जो है ना, और जान तो पूरा एफर्ट लगा करके दो जितना भी पढ़ सकते हो ना। रिवीजन देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे जान तो फायदा क्या होता है कि तुम लोग एग्जाम जो दोगे ना पूरा एफर्ट लगा करके, तुम बहुत कुछ एग्जाम देने के लिए पढ़ोगे और उससे सीख जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि और फिर जाके एग्जाम में थोड़ा मतलब गलती करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे नहीं है, ऐसे पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा रियलाइजेशन भी होता है। तो कई स्टूडेंट जानते हो टीएफआर में अच्छा नहीं करते हैं लेकिन फिर उनका जैम में अच्छा हो जाता है। हमने देखा है कि टीएफआर में अच्छा नहीं हुआ, पता चला क्वालिफाई नहीं हुआ, जैम में बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, ठीक है। बहुत लोगों का जानते हो क्या होता है कि टीएफआर नहीं दिए, जैम दिए, फर्स्ट एग्जाम जैम खराब हो गया, फिर जेस्ट में अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो पता चलता है ना कि हाँ एक इसमें ये गलती किया है, ठीक है ना। तो जेस्ट में बहुत लोग फिर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टीएफआर जिसने भी फॉर्म भरा है सभी लोग दो, ठीक है। और देखो टीएफआर में ऑसिलेशन आता है, ये वाला टॉपिक, ठीक है ना, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। लेकिन जानते हो इसमें जो आगे नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं ना, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सब नहीं आता है टीएफआर में। उसमें देखो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखो तो डैम्ड फोर्स का क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑसिलेशन आया, उसके बाद फिर जो ये सब होता है ना, वेव्स वगैरह जो होता है लिसा लिसा जिस हाँ, फिगर से भी आता है ना सर। अरे कभी कभी आया है उससे, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली जो Okay। क्वेश्चन आया है ना, मतलब अब रिसेंट में आया ही नहीं है। बहुत पहले जब 2011-12 में होता है ना तब आता था लिसा जो फिगर का एक दो क्वेश्चन आया है। लेकिन अभी रिसेंट में नहीं आया है, मतलब पिछले हमको लगता है 8-10 साल में एक बार भी नहीं आया है, ठीक है। ऑसिलेशन के ही क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो तुम लोग हमको लगता है 3 दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है ना। और एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम दे करके और फिर क्या बोलते हैं, अभी जितना पढ़ाएंगे उसको रिवीजन कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी तुम क्या सोच रहे हो कि हम जो पढ़ाएंगे अभी वही आ जाएगा क्या एग्जाम में, कि पढ़ के जाना जरूरी पढ़ना है? तो हमको लगता है 2-3 दिन का ब्रेक ले करके और तुम लोग तैयारी कर लो, फिर उसके बाद एग्जाम के बाद फिर हम लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा हमको ऐसा लगा था 14, तो 14 डे के बाद है, ठीक है। अच्छा हमको फिर लगा कि अच्छा 10 तो हो ही गया है आज, ठीक है। तो 3 दिन का तो ब्रेक ले ही सकते हो, ठीक है ना। और लेकिन मैक्सिमम एफर्ट लगा करके जाओ, जितना भी पढ़े हो ना कोशिश करो मैक्सिमम रिवाइज करके जाओ, ठीक है ना। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करोगे, नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में रिवीजन करके जाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा कि इसका जो है ना, देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, देखो एक मिनट, इस डिस्टेंस को, इसको दूसरा कलर यूज करते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोल देते हैं, सेंटर से, सेंटर से डिस्टेंस को आर कह देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर जो है ना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ऐसे करके फोर्स इधर लग रहा है ऐसे एफ, ये ऐसे फोर्स एफ लगे। और ये जो एंगल है ना, तो इधर जो इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा उसको, ये वाले डायरेक्शन को हम एक्स बोल देते हैं मान लो। तो इधर जो फोर्स आएगा ना वो एफ एक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलो इस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसका। तो पहले तो यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे, जैसे ये अर्थ का मास कैपिटल एम है, इस पार्टिकल का मास मान लो स्मॉल एम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग कोई बता सकते हो कि ये फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट? कैन एनीवन टेल? mg कांस्टेंट। जी एम एम नहीं, पहले फोर्स, हम कंपोनेंट नहीं पूछ रहे हैं, पहले फोर्स का टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं। जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये होगा, कितना होगा?
अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का मास नहीं आएगा। हाँ उतना मास आएगा, है ना, हाँ सही कह रहे हो। देखो इसमें ये बात सही कह रहे हो, ठीक है ना। देखो इसमें जानते हो क्या होता है, एक बात ध्यान रखो, टनल के अंदर जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो तुम यहाँ से, ये आर रेडियस है, तो यहाँ से ऐसे स्फेयर एक बनाना पड़ेगा तुम्हें आर रेडियस का, तो उस आर रेडियस के अंदर जितना मास होगा ना अर्थ का, वो वाला मास आएगा इसमें फॉर्मूले में, GMM/r² में। लेकिन हम वैसे करके नहीं बता रहे, वैसे भी निकाला जा सकता है, वो करेक्ट अप्रोच है। हम जानते हो इसको डायरेक्ट, देखो कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखोगे तब तो एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे ना। तो इसी को हम डायरेक्ट देखो बता रहे हैं तुम लोग को, ईएमटी से रिलेट करके बता रहे हैं। देखो ईएमटी में याद है तुम लोग को ये बताए थे कि जैसे एक स्फेयर है, देखो अभी तो तुम लोग थोड़े दिन पहले ईएमटी पढ़े हो, ठीक है ना, तो ये तो पता है। देखो इसमें चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है ना। तो इससे सेंटर से अगर स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, तो सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, कितना था? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, एक स्फेयर है जिसमें चार्ज क्यू है, पूरे हर जगह यूनिफॉर्म है, तो रेडियस आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना था? KQ अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर कैपिटल आर आर क्यूब, स्क्वायर। इतना था। एक ऐसे लिख रहे थे, याद है तुम लोग को, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे करके लिखे थे ना यूनिफॉर्मली चार्ज में, उसी को क्यू में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ जाता है, ये सही यही है, ठीक है ना। तो KQR ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था ना, याद है तुम लोग को, ऐसे करके ऐसे किया था, प्रोपोर्शनल अंदर में प्रोपोर्शनल टू आर, फिर 1/r ऐसा था, ठीक है ना। हाँ सर। तो हाँ, तो ये ऐसा होगा KQR/r³ यही है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इससे फोर्स ऐसे निकालोगे ना, तो फोर्स Q × E होता है, जैसे ये वाला यहाँ पे कोई चार्ज रख देते हैं, इसका चार्ज Q रख देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा KQ × कैपिटल Q और इंटू स्मॉल r बाई कितना हो जाएगा, R³, ऐसा होगा। तो देखो अगर यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज रखोगे ना तो उस पर फोर्स इतना आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस चार्ज की जगह मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो यही फॉर्मूला लगेगा, देखो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लिखेंगे, देखो के की जगह बस जी लिखना है, ठीक है ना। और जैसे उसमें स्मॉल चार्ज है, स्मॉल स्मॉल में आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। जैसे ये कैपिटल क्यू क्या है, पूरे स्फेयर का चार्ज है, तो यहाँ पे पूरे स्फेयर का मास आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा, देखो वहाँ पे, और बाई R³ आ जाएगा, तो ये फोर्स होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है कि नहीं है, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो रिजल्ट जानते हो ना, तुम उसको ग्रेविटेशन के रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनटू रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से, ये फोर्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो हमें ये तो हम ऐसी फोर्स लिख रहे थे, अब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टनल ऐसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टनल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टनल लिखोगे ना तो ऐसे लिखो, टनल वाले डायरेक्शन को हम एक्स बोल रहे हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे Fx इक्वल टू ma(x), ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो Fx जब लिखोगे ना तो देखो ये F ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। हम इसको इसका टनल के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, तो कितना निकल रहा है, F cos थीटा, ऐसे ही होगा ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका टनल के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखे हुए, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टनल, टनल के अलोंग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये F cos थीटा आ जाएगा, इज दैट ओके, ठीक है। लेकिन देखो तुम, जैसे इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स बोल रहे हैं ना, तो ये लग रहा है किधर, नेगेटिव एक्स में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्स हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू इधर से ये पुट कर दोगे, -g कैपिटल एम स्मॉल एम और स्मॉल आर और बाई R³ ऐसे लिख दोगे। और ये कॉस थीटा है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो। तो हम ये जैसे सेंटर ऑफ टनल से ये जो डिस्टेंस है ना, इसको x बोल दे रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज x, मतलब ऐसे ट्राइंगल जैसा बन रहा है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम x कह रहे हैं, ये वाले को r बोल रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा। तो ये सेंटर ऑफ टनल से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो x हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू लिखोगे कितना आएगा, कॉस थीटा x/r आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्स, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ से कि ये जो स्मॉल आर था ना और ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल एम और स्मॉल एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स जो निकल कर आ रहा है यहाँ से वो इतना आ रहा है, जी कैपिटल एम और बाई R³ आ रहा है, जी कैपिटल एम बाई R³ और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एक्स।
तो देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स फिर से प्रूव हो गया ना, तो ये क्या बन गया, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एसएचएम बन गया। एसएचएम में फिर यहाँ पे इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, तो बस आ गया यहाँ से ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक बात और ध्यान दें इसमें भी कि देखो ये भी एक ऐसा एसएचएम है ना, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एसएचएम, जिसमें आप देखिए कि हम कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एसएचएम होगा फॉर स्मॉल एक्स एज वेल एज लार्ज एक्स, दोनों के लिए होगा एसएचएम फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज एक्स। तो स्मॉल एक्स के लिए और लार्ज एक्स के लिए, दोनों के लिए एसएचएम होगा, ओके। तो बस आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, ये इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो एक्सेलेरेशन, सॉरी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी जगह ये ओमेगा स्क्वायर इसको बोला जाएगा, तो कितना आ रहा है, जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब। तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब हो गया, ये ओमेगा निकल आया, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग चाहते हो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तुम लोग ये जानते हो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई वन बाई आर, ऐसे लिख सकते हो। तो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर तुम लोग जानते हो कि दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ, ध्यान रखोगे इसमें ऑसिलेशन हो रहा है अंदर में, उसमें हम जो जब ये जी लिखेंगे ना, ये अंदर का जी नहीं होगा बल्कि कहाँ का है, सरफेस का, ठीक है ना। तो ओमेगा इक्वल टू ये रूट अंडर जी ऑन, जी लिख दो बाई आर लिख देते हैं, तो जी ऑन सरफेस है ये, ठीक है ना। तो मतलब ये है जी जो है ना, ये जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर ऐसे लिखा गया है, और ये कहाँ पे है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये ओमेगा का वैल्यू निकल आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इज दैट ओके। तो ये ओमेगा का वैल्यू इस तरह से, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई आर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे ना यहाँ से, तो तुम लोग निकाल के देख लो, टू पाई अंडर रूट ये आ जाएगा आर बाई जी। अब टाइम तो जानते ही हो, टाइम कैसे निकालते हैं, टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे तो ये इतना निकल आएगा, ऑलराइट, ठीक है। अब एक बात समझिए आप लोग यहाँ पे, कि ये जो आंसर हमारा आ गया, देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या बनाए थे कि डी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे लिखे थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन में कहीं पे डी आया ही नहीं, कहीं पे डी नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी है। हम टनल को चाहे यहाँ पे बनाए, या थोड़ा और ऊपर बनाए, या थोड़ा नीचे बनाए, या बिल्कुल सेंटर पे बना दें, कहीं पे बना दें, आंसर सेम रहेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ टनल, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ टनल, पोजीशन ऑफ टनल कहीं पे भी हो, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखो, अभी टनल हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाए, अगर किसी मतलब एक बार टीएफआर में पूछा गया था, इसमें टनल ऐसे वर्टिकल बना दिया गया। अब चाहे वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ, यही तो अर्थ है ना। वैसे तुम नहीं बोल सकते हो कि अगर हम वर्टिकल, देखो एक बात समझो, कि अगर तुम ऐसे, तुम ये नहीं कह सकते हो कि जैसे हमने टनल मान लो ऐसे बना दिया ऐसे, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि देखो यहाँ पे एक बात समझ लो पहले, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो नीचे से गिर जाएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्योंकि ये जानते हो क्या है, ये स्फेयर नहीं है, इट इज अर्थ। तो इस पार्टिकल को नीचे कोई अर्थ खींचने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी नीचे नहीं लगेगा, बल्कि किधर लगेगा, ये जो इधर हम ऐसे करके दिखा रहे हैं ना, वही क्या है, वही ग्रेविटी है। तो अब इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है और नीचे कोई फोर्स नहीं है, देर इज नो फोर्स डाउनवर्ड, ओके। तो इसमें भी वही आंसर आएगा, ये जो आंसर निकला है, ठीक है ना। एक बार बहुत इनह्यूमन क्वेश्चन टीएफआर में पूछा गया, जानते हो, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया, जानते हो क्या है। ऐसे पूछा कि ये टनल डी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। ऐसे वर्टिकल फोटो बना हुआ था, फिगर बना हुआ था, ठीक है। अब उसमें बोलता है कि एक किड हैज फॉलन इनटू इट, ठीक है। उसको कुछ भी बोल सकते थे, वो बोल सकते थे ब्लॉक इज ड्रॉप्ड, और उसमें किड बोल दिया कि किड हैज फॉलन इनटू इट। ये कितना इनह्यूमन क्वेश्चन है, किड कोई गिरेगा तो बचेगा उसमें, वो ऐसा तो। टीआईएफआर का था सर। हाँ टीएफआर में पूछा गया था मैंने कि, देखा हुआ है, पर ये नहीं पता कि टीआईएफआर में था। तो उसमें लिखा है कि किड हैज फॉलन इनटू इट, ठीक है। तुम लोग देखते नहीं हो, मतलब वो जो ट्यूब वेल बनता है उसमें क्या बोलते हैं, बच्चे गिर जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं वो, फिर बहुत कम चांस होता है कि बचते हैं, ठीक है।
ऑल राइट, तो उसमें जानते हो कुछ कुछ ऐसा पूछा गया था कि उसका टाइम पीरियड, वो किड हैज फॉलन इनटू इट, और वो फिर ऑसिलेट करेगा, मतलब उसमें पूछा गया था क्या होगा वो अगर इधर से गिरा तो किड विल, मतलब इधर से गिर के निकल जाएगा, या ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये सब पूछा था। तो मतलब आंसर यही होगा कि उसमें यही कहा जाएगा कि ऑसिलेशन होगा, और ऑसिलेशन होगा और विथ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दिस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। ऑल राइट, ठीक है, तो ये, हाँ, क्या माइनस इसलिए ना कि देखो ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, या ऐसे भी सोचो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा। यहाँ पे देखो ऐसे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो जानते हो क्या होगा, कि फोर्स का देखो एक कंपोनेंट ऐसे इधर आ रहा है, तो ये तो अभी इसके ऊपर इधर एक कंपोनेंट है फोर्स का, तो इससे ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे जब पहुंचेगा ना देखो यहाँ सेंटर पे, तो फोर्स बिल्कुल किधर लगेगा, वर्टिकल, तो उसको बैलेंस करेगा कौन, नॉर्मल। तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा हुआ, ये सेंटर ऑफ टनल इक्विलिब्रियम है, तो सेंटर ऑफ टनल से तुम दिखा रहे हो किधर डिस्प्लेस, राइट में, राइट में दिखा रहे हो ना, और फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में, तो हम बताए थे ना कि जिधर डिस्प्लेस दिखाओगे वही कैसा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही पॉजिटिव लेना है, फोर्स उसके अपोजिट है ना। हमेशा ध्यान रखो मतलब आप डिस्प्लेस्ड अगर राइट में दिखा रहे हो तो राइट ही पॉजिटिव हुआ, फोर्स अगर लेफ्ट में लग रहा है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखो इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, देखो हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, आगे, ये ये टनल कहाँ बना दी है, सेंट मतलब बिल्कुल डायमीटर के लॉन्ग, टनल को बना दिया हमने डायमीटर के लॉन्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ब्लॉक को हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, लेट अस ड्रॉ, यहाँ पे ऐसे करके एक मान लो पार्टिकल को छोड़ दिया, ठीक है ना, सो पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है ना, इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, देखो ए पार्टिकल इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द टनल एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। तो पार्टिकल को रिलीज किया गया एट द एंड ऑफ द टनल एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट ओमेगा, नहीं कैलकुलेट इट्स इस ओमेगा, तो आपको पता ही है इसमें ओमेगा कितना होगा, रूट अंडर जी बाई आर, जो निकाला गया वही होगा। कैलकुलेट इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ टनल, तो सेंटर ऑफ टनल पे स्पीड निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से रिलीज किया गया इसको, ठीक है ना, पार्टिकल को, तो सेंटर पे स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। रूट जी आर आएगा, है ना, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही आसान सा है, देखो यहाँ पे स्पीड कितना है, जीरो, और ये वाला पोजीशन जो है ना, ये हम अभी बता रहे थे कि सेंटर पे जो है ना 40 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम देखो जिस पोजीशन पे स्पीड जीरो होता है ना उसी को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये यहाँ पे स्पीड जीरो है तो ये पोजीशन कैसा हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये ध्यान रखोगे कि एक्सट्रीम और मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, एम्पलीट्यूड इज कैपिटल आर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कैपिटल आर हो गया, तो यहाँ पे अब देखो ये जैसे यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ पे स्पीड जीरो है, जहाँ पे भी स्पीड जीरो होगा ना वही एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना है उसे, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से अब ये मूव करेगा और हमें सेंटर पे स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है, सेंटर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या इसी को आप मीन पोजीशन भी कह सकते हो, दिस इज मीन पोजीशन। हम लोग जानते हैं मीन पोजीशन पे स्पीड जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पीड एट सेंटर जो निकलेगा ना सेंटर पे, वो मैक्सिमम स्पीड निकलेगा, दैट इज ए ओमेगा, हम लोग जानते हैं मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आर आ गया है और ओमेगा कितना है, जी बाई आर। तो अब इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर आर जी।
ठीक है, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि सेंटर पे स्पीड कितना होगा। तो हमें पता है कि सेंटर पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड होता है, और मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, ए ओमेगा। क्योंकि सेंटर यहाँ पे मेन पोजीशन था ना, तो इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इफ पार्टिकल, या ऐसे लिखते हैं, इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन पार्टिकल इज थ्रोन, ठीक है, इनटू द टनल विथ स्पीड। अगर पार्टिकल को टनल के अंदर थ्रो कर दे रहे हैं, कितने स्पीड से, विथ स्पीड रूट अंडर आर जी, देन फाइंड इट्स स्पीड एट सेंटर। तो अब सेंटर पे स्पीड बताना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर निकालो, ये भी एसएचएम के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा थिंक करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग आंसर करो इसको, अभी हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है ना। याद याद है। इधर से कोई बताओगे आंसर तुम लोग, ऑनलाइन से। ऑनलाइन में बताइए आप लोग, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सर 2 मिनट। ठीक है।
आया आंसर तुम लोग? √3 RG आ रहा है, √2 RG आ रहा है। चलो अब हम देखो सॉल्व कराते हैं इसमें। सॉल्यूशन देखो ऐसा है, ये है अर्थ, ये है टनल, और इस टनल के अंदर हमने थ्रो किया एक पार्टिकल को। ऐसे पार्टिकल है ये, मान लो ऐसे थ्रो कर रहे हैं अंदर की तरफ, कितने स्पीड से? इसका स्पीड दिया हुआ है √अंडर RG। अब बताना है सेंटर पे स्पीड कितना होगा। तो देखो अर्थ जो है ना, देखो इसको दो मेथड से तुम लोग को बता देते हैं। मेथड वन, ठीक है, मेथड वन हम यूजिंग SHM, SHM कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। SHM कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं अभी पहले, क्योंकि SHM का टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा हम बिना SHM कॉन्सेप्ट के बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको यहाँ से थ्रो कर रहे हैं ना, स्पीड देखो यहाँ पे √RG दिया हुआ है, जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन अब एक्सट्रीम पोजीशन नहीं हुआ, इट इज नॉट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एक्सट्रीम पोजीशन तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन बाय डेफिनेशन वो पोजीशन होता है जहां पे स्पीड कितना होता है, स्पीड जीरो होता है। तो जब स्पीड जीरो ही नहीं है तो एक्सट्रीम पोजीशन कैसे बोल सकते हो? एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो होता है और एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है ना इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखो ये वाला सेंटर जो है ना, ये लेकिन मीन पोजीशन है सेंटर पे, क्योंकि 4 0 हो जाएगा ना, तो ये कैसा है? मीन पोजीशन। तो अब आप देखिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आर है ही, है रेडियस, लेकिन इसको एम्पलीट्यूड तुम नहीं कह सकते हो, यू कैन नॉट कॉल इट एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये एक्सट्रीम नहीं है ना, हमने क्लियर लिख दिया इट इज नॉट एक्सट्रीम, क्योंकि यहाँ स्पीड जीरो है। तो अब इसमें जहाँ तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया, इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ स्पीड जीरो था, तो इसमें क्या लिख दिए थे? एक्सट्रीम पोजिशन, और ये था मीन पोजिशन, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का एम्पलीट्यूड डायरेक्ट बन गया था आर। तो इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड आर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड आर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हमें जानते हो क्या है कि इसमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। देखो x = हम जैसे ये लगा देते हैं a sin ωt, ठीक है ना। और ये एक मिनट इसको लगा देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। देखो ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। v कितना होता है? ओमेगा और √अंडर आ, अरे सॉरी, a² क्या था? a² - x²। क्योंकि टाइम का क्वेश्चन देखो वो वाला हम पहले लगा रहे थे, लेकिन हटाए क्यों जानते हो? इस क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं हो रही है। टाइम अगर पूछा जाएगा ना तो हम उसको लगा देंगे फिर, ठीक है ना। तो इसको लगा देते हैं। तो एक बात सोचो तुम लोग कि ये मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है, एम्पलीट्यूड लेकिन आर नहीं है, है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग देखो डिस्टेंस एक्स को तो डिस्टेंस ही तो बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे स्पीड पता है, स्पीड कितना है? RG √अंडर। ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है ना, जैसे मान लो इसको हम +x बोलेंगे तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, इसमें कितना होता है? G/R होता है। और √अंडर ये ऐसे हो जाएगा a² - x², ठीक है ना। सॉरी, x की जगह क्या लिखेंगे? R², क्योंकि ये जो स्पीड है ना वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह आर पुट कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से हो गया। तो इसको थोड़ा क्रॉस स्क्वायर वगैरह करके और तुम लोग ये निकाल दो, स्क्वायर कर देंगे ना तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R² = a² - R²। तो a निकल जाएगा तुम्हारा यहाँ से, a कितना आ जाएगा? √2R। a = √2R आ गया, ठीक है, ये निकल आया। तो अब देखो फिर स्पीड एट मीन पोजीशन क्या होता है? v@सेंटर जो होगा ना वो मैक्सिमम स्पीड होगा ना, मैक्सिमम स्पीड, और वो कितना होगा? a ω। तो a हो गया हमारा कितना? √2R, और ओमेगा कितना होता है? G/R। तो आंसर कितना आया? √2RG, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो सेंटर पे जो स्पीड आएगा √2RG हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो। चाहे जो भी हो गया, तुम्हारा ये आंसर नहीं आया ना तो गलत हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा ये आंसर। अब अभी हम दिखा देंगे ना गलत कैसे है। गलत लगाओगे तो गलत ही तो होगा। हम्म, गलत लगाओगे तो क्या सही कैसे हो जाएगा? तुम लोग जो है ना पढ़ाई थोड़ा कम करते हो, इसीलिए गलत लगाते हो, ठीक है। एग्जाम में भी स्टूडेंट गलती कैसे करते हैं? कम पढ़ते हैं तभी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो गलती थोड़ी करेंगे। तो पहली बात, ये क्वेश्चन ये समझ में आया ना तुम लोग को? देखो एक बात समझ लो, ये एम्पलीट्यूड नहीं था, लेकिन ये डिस्टेंस तो पता था ना, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है?
आर पे, तो हम डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे, आर। ठीक है ना। ओमेगा तो है ही है कि इसके अंदर एस एच एम होता है, और ओमेगा का वैल्यू ये रूट अंडर जी बाई आर होता है। हम लोग इसमें टनल में पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इतना होता है, तो ओमेगा पुट कर दिए। और इस पॉइंट पे स्पीड देखो, जब डिस्टेंस आर है तो उस पॉइंट पे स्पीड रूट आर जी था, माइनस में लिखे क्योंकि अंदर की तरफ है इसलिए माइनस लिख दिए। हालांकि हम प्लस भी लिखते तो भी आंसर यही आता है, क्योंकि हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं ना, माइनस की जगह प्लस भी लिखोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एम्पलीट्यूड निकल गया। अब सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड होगा तो ये आ गया, ये बहुत सिस्टमेटिक आ गया। अब तुम बोल रहे हो कि हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप चाहे जैसे भी करेंगे ना आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये क्या है उसमें, कंडीशन ये है कि तुम जो भी मेथड लगाओगे मेथड भी तो करेक्ट लगाना। देखो ये ध्यान रखो कि मेथड जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेथड मेथड अप्लाई भी करना आना चाहिए। तुम मेन स्टूडेंट गलती जानते हो कहाँ पे करते हैं, वो सोचते हैं कि मेथड हम जान गया तो हम मतलब हम अप्लाई भी कर लेते हैं, अप्लाई ही तो नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है। अब हर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो एक तुम्हें सिंपल सा बात बता रहे हैं, जैसे कोई भी क्रिकेट में क्या है, कोई बॉल ऐसे फेंकेगा तो हर कोई को पता है क्या करना है, बल्ला घुमाना है। लेकिन हर कोई मार सकता है, पता चला मारेगा कैच आउट हो जाएगा तो एक ही बार में। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हर प्रैक्टिस। कोई, हाँ तो हर कोई को पता है कि बल्ला घुमाने से लगता है बॉल को, लेकिन बल्ला घुमाना भी तो आना चाहिए ना पहले। तो वही बात है। क्या, हाँ तो बाहर तक, बाहर जब आएगा ना मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे एक्सट्रीम यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा, ये मतलब होगा। हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी वाले मेथड से, इसीलिए तो हम यहाँ लिखे भी थे मेथड 1 लिखे हैं हम, मेथड 2 से भी बता देते हैं तुम लोग को। ठीक है ना। देखो एनर्जी कंजर्वेशन से तुम बोल रहे हो ना, एनर्जी कंजर्वेशन से ही बन जाएगा। अब मेथड 2 देखो यहाँ पे, मेथड 2, हम मेथड 2 में लगा रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ। इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, जानते हो, न्यूटन्स लॉ से भी बन जाएगा ये। फिर वही बात है कि न्यूटन्स लॉ में फोर्स पता है, देखो फोर्स लग रहा है तो फोर्स न्यूटन्स लॉ लगाना आना चाहिए। अब न्यूटन्स लॉ लगाओगे, गलत लगाओगे तो गलत ही आंसर आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा रहे हैं हम लोग, एनर्जी। ठीक है, तो हम ऐसे कह देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, इसको इनिशियल बोल दो और इसको बोल दो फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना होगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, हो जाएगा कितना, आर जी। ऐसा हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर से आर जी आ जाएगा। ऐसे ही लिख दो, तुम लोग को बाद में पता चला नहीं समझ में आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, चलो ये दिख जाएगा तुम्हें कि वी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हाफ एम वी का वैल्यू लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ अब तुमने क्या लिखा है, हम देखते हैं क्या लिखा है तुम, एम जी आर। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, वो तुम सोचोगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे कुछ भी तो आंसर आ जाएगा। तुम लोग को स्फेयर है ना, स्फेयर के बाहर है ये पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग एक बात ध्यान रखो कि जो तुम ग्रेविटेशन और ईएमटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तुम ऐसे सोचो कि मान लो एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं ईएमटी का, कि इसमें चार्ज क्यू है और यहाँ पे एक कोई चार्ज स्मॉल क्यू है, इसका रेडियस आर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, ऐसे लिखोगे ना, के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ग्रेविटेशन में फोर्स अट्रैक्टिव होता है ना, देखो इसमें फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक, तो एक माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, तो इसलिए ग्रेविटेशन में माइनस आता है क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है ना, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर होगा, ये होगा। ठीक है, बाद में सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ एम वी सी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोजीशन हमारा सेंटर है ना, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, कितना होगा, कैसे हुआ जीरो, कैसे हुआ जीरो, पता एक्सप्लेन कर दो, जीरो ही एक्सप्लेन कर दो तो हम मान जाए कि कैसे कैसे तुम लोग बोल रहे हो जीरो। नहीं, इसीलिए जानते हो रिवीजन करना जरूरी है, देखो तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना। देखो हम बताते हैं, देखो अभी बताते हैं तुम लोग को। एक टॉपिक पढ़ा है तुम लोग को कि जैसे एक स्फेयर है, ठीक है ना, स्फेयर अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हो अभी अभी, इसीलिए हम बता रहे हैं। इसमें चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर याद है तुम लोग को, हम पोटेंशियल एट सम डिस्टेंस आर का एक फॉर्मूला बताए थे, आर सम डिस्टेंस आर पे कितना था फॉर्मूला, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब
3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये था। सेंटर पे निकालने के लिए r जीरो करते हैं, तो फिर आ जाता है सेंटर पे पोटेंशियल v एट सेंटर निकालोगे ना, तो v ये पोटेंशियल एट सेंटर है, तो ये हो जाएगा 3 k K बाई क्यू टू के क्यू अपॉन अपॉन आर। 2r, ऐसा होता है ना। तो ये फिर हम ईएमटी में एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर देखो सारे चार्जेस रुके हुए हैं और एक चार्ज अगर मूव कर रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल जो भी होता है अदर चार्जेस का मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। याद है एक दिन बताया था, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ऐसे भी लिख देते हैं। इसमें क्यू जो होता है मूविंग चार्ज होता है और वी होता है पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस। तो यहाँ पे वैसे ही है, एक मूविंग मास है, बाकी ये सब क्या है, रेस्ट में है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अंदर में सेंटर के पे जो है ना, आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस में आएगा मूविंग मास, ये हो गया, और पोटेंशियल ड्यू टू ये जो स्फेयर है ना उसका पोटेंशियल ऐसे निकलेगा, देखो 3, और ये इसके जगह G और M आ जाएगा अपॉन 2r आएगा, ऐसे। समझ में आया, 3 GM अपॉन 2r, ठीक है। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, K की जगह G और ये Q की जगह पे M और 2r, ये आ गया। अब देखो तुम लोग, 2 सभी के डिनोमिनेटर में दिख रहा है, 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, और स्मॉल m भी सभी में दिख रहा होगा, तो स्मॉल m भी कैंसिल करो, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना आंसर आ रहा है, स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, RG बच गया, और यहाँ पे ऐसा है ना, स्मॉल m कैंसिल हो चुका है। अच्छा 2 यहाँ से हमने कैंसिल किया हर जगह, यहाँ पे 2 नहीं था, तो यहाँ पे 2 कैपिटल G बाय GM/R हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 हर जगह कैंसिल किया ना, यहाँ 2 था नहीं ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 3G, ठीक है ना, और कैपिटल M और बाई R, ऐसा हो जाएगा। तो तुम क्या करो, ऊपर R मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी R मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पे भी ऊपर R मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी R मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो GM/R, ये RG हो जाएगा, और -2, और GM/R² क्या बन जाएगा, और ये R हो जाएगा अच्छा इधर इक्वल था ना, अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला टर्म छूट गया, यहाँ माइनस, चलो ये है माइनस में ये लिख दिया, और प्लस यहाँ पे क्या था, हाफ तो कैंसिल हो गया, M भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, VC², ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ से कि ये VC² है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ना बचा हुआ है कितना, माइनस, ये फिर से 3 GM/R², 3GR हो जाएगा, और प्लस VC²। अब देखो तुम लोग, ये जो है ना कितना बच गया, -GR बचा, ये इधर आएगा 3GR माइनस GR, कितना हो गया, 2GR। तो VC देखो यहाँ से √2GR, इतना आ गया आंसर, आया कि नहीं आया आंसर। तुम चाहे जैसे भी करो, अब इसको चाहे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, F = ma लगाएंगे ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखो तुम लोग को अब हम होमवर्क दे रहे हैं इसको, देखो लर्निंग ऐसी होती है कि हम एक क्वेश्चन को अगर बहुत तरीके से कर सकते हैं ना, अगर तो समझो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ठीक है ना। तो एक होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को कि सॉल्व इट, ये मेथड 3 होगा, ठीक, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब ये लगा करके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, और कुछ नहीं लगाना है, बस क्या लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस इसी से आंसर निकालना है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार ट्राई करके देखोगे, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो एक बात समझो तुम लोग, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लगा रहे हैं, तो तुम देख रहे हो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन पहले का यूज करना पड़ रहा है, जैसे ये किसी को पता नहीं है कि सेंटर पे अगर पार्टिकल होता है पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखना है, तो नहीं बन सकता है ये क्वेश्चन, मतलब ये ईएमटी में जो आपने सीखा ना उसी को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं, तो मतलब ये मेथड ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये वाला मेथड देखो तो इजी है, इसमें बस भी यूज किया गया, छोटा सा फॉर्मूला, उससे ए निकल गया, और फिर ये V = a लगा दिया गया। तो दिस SHM का जो मेथड है ना, अगर डायनामिक्स में SHM हो रहा है, तो फिर SHM वाले मेथड से अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो वो सबसे आसान होता है, दैट इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है ना। तो इसीलिए SHM का मेथड को यूज हम लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो तुम लोग को हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में आज की क्लास में, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये जैसे ऊपर से इसको गिराया गया, तो पूछा गया इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये क्वेश्चन भी जानते हो, हम चाहते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से इससे सॉल्व हुआ ना, क्या बोलते हैं SHM से, उतना आसानी से अदर मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे आसानी से SHM से ही सॉल्व होता है, ठीक है। ऑल राइट,
ठीक है, तो ये टनल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, अब हम लोग देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा था, देखो, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो एक बात समझो पहले, ये है। इस क्वेश्चन में अगर हम पूछे कि पार्टिकल को, एक बात समझोगे तुम लोग, टी इक्वल टू जीरो पे मान लो यहाँ से रिलीज किया। अब हम पूछते हैं कि बताइए सेंटर पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। तो एक बात ध्यान से सुनोगे पहले, देखो यहाँ पे हम टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज कर रहे हैं, स्पीड कितना है, जीरो है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, और ये क्या है, मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम से मीन तक जाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, हाँ, कैपिटल टी बाई फोर लगता है, टी बाई फोर। तो टी का वैल्यू तो जानते हो तुम, वो पुट करोगे, टी इक्वल टू कितना लिख रहे थे, टू पाई रूट अंडर आर बाई जी, और बाई फोर हो जाएगा। तो अभी अगर हम पूछते हैं ना कि एक्सट्रीम से, मतलब यहाँ से रिलीज करेंगे, तो मतलब उसमें ये नहीं बोला जाएगा एक्सट्रीम टू मीन, उसमें ऐसे बोला जाएगा कि सेंट यहाँ पे हम रिलीज कर रहे हैं तो सेंटर में कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, टी बाई फोर। क्योंकि ये एक्सट्रीम है और ये मीन है, एक्सट्रीम से मीन का टाइम तो टी बाई फोर होता है, तो इसीलिए इसका आंसर तो बहुत आसान है। ठीक है ना। कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से रिलीज किए, बताइए दूसरी जगह पे कितने देर में पहुंचेगा, दूसरे एंड पे, तो फिर ये कितना हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम बताए थे ना कि ये जो क्या बोलते हैं, टाइम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है टनल के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। कहीं पे भी अगर हम टनल बनाएंगे ना, तो उसका आंसर सेम ही आएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। तो जानते हो, एक बार पहले जेएनयू का जो एग्जाम होता था ना, उसमें देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे ये टनल है, सॉरी ये अर्थ है। अब बोला गया कि दो सिटीज को टनल से कनेक्ट कर दिया गया ऐसे। ठीक है ना। तो जानते हो दो सिटीज, एक सिटी यहाँ पे मान लो ये सिटी वन है और ये सिटी टू है। तो उसमें बोला गया कि ये स्मूथ टनल है, तो किसी भी मास को तुम यहाँ पे रखोगे ना, तो अपने आप देखो क्या है, अर्थ है, अर्थ इसको इधर अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा टनल के अलॉन्ग ऐसे, तो इस फोर्स से ये आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें ये पूछा गया था जेएनयू के एग्जाम में कि अगर कोई पैकेट को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो दूसरे सिटी में वो कितने देर में पहुंचेगा। तो तुम फिर से देखो, यहाँ से रिलीज कर रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो। तो ये एक्सट्रीम हो गया, और फिर ये मीन होगा। तो एक एक और फिर यहाँ जाके फिर से रुक जाएगा ये, तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टी बाई टू। तो उसमें पूछा गया पैकेट को यहाँ रिलीज करें, दूसरे सिटी में कितने देर में पहुंचेगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा, टी बाई टू। और टी का वैल्यू हमने पढ़ा है कितना है, टू पाई रूट अंडर आर बाई जी, और बाई टू हो जाएगा, तो टू टू कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई रूट अंडर आर बाई जी, ये निकल जाएगा। तो इतनी देर में ये दूसरे सिटी में पहुंच जाएगा, इट विल रीच द अदर सिटी इन दिस मच टाइम। ठीक है ना। लेकिन देखो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो रिलीज करने वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि बहुत इजी है, उसमें तो एक्सट्रीम पोजीशन बन रहा है ना। लेकिन अगर देखो इस क्वेश्चन में जैसे था ना कि हम यहाँ से इसको थ्रो कर रहे हैं अंदर की तरफ, अब ये जो है ना टाइम को हम टी इक्वल टू जीरो बोल दें। ठीक है, अब हम पूछते हैं बताओ सेंटर में कितने देर के बाद पहुंचेगा, तब आंसर अब टी बाई फोर नहीं होगा, इट वॉन्ट बी टी बाई फोर। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि ये एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये मीन है। ये नहीं, ये मीन है ये, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है। तो एक्सट्रीम से मीन होता है ना टी बाई फोर, यहाँ तो एक्सट्रीम है ही नहीं है, तो फिर ये टी बाई फोर भी नहीं होगा। तो अब इसका आंसर दूसरे तरीके से निकालना होगा। ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन हम इसी से फ्रेम कर देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज थ्रोन इनटू अ टनल, पार्टिकल इज थ्रोन इनटू अ टनल, ठीक है, विथ speed root under rg, so if tunnel is along the diameter of earth, then after what time will the particle reach, after what time will the particle reach center, ठीक है ना, of earth। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे ये अर्थ है,
ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ना पार्टिकल को अंदर की तरफ थ्रो कर दिया गया ऐसे, मान लो ऐसे अंदर थ्रो कर दिया गया। ये t इक्वल टू 0 है, कितने स्पीड से, v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 पे है, तो सेंटर पे कितने टाइम पे पहुंचेगा, t एट सेंट मतलब कितने टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा, एट व्हाट टाइम विल इट रीच द सेंटर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का फिर से तरीका वही होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन से हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ना इस केस में कितना निकला था, √2r आ गया। ठीक है ना, वो देख लोगे प्रीवियस में कैसे निकाला गया। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड तो ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम x का वैल्यू लिखेंगे ना, देखो x इक्वल टू, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ए हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे लिखते हैं। तो x की जगह पे तुम्हें ऐसे लिखना होगा √2r। ठीक है ना, और साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह √g/r लिख दो, और इंटू टी प्लस फाइव हो गया। ठीक है, तो ये लिखना होगा हमें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें जो है ना x इक्वल टू 0 पे ऐसे लिखोगे, सॉरी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू जो है ना r है। देखो यहाँ पे इस पोजीशन को हम x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, और ये क्या है, x इक्वल टू r है। ठीक है ना, यहाँ से ये x इक्वल टू r हो गया। तो पार्टिकल t 0 पे यहाँ पे है ना, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू r एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग ये कंडीशन लगा देते हैं, देखो यहाँ पे x की जगह r लिख दो, यहाँ पे r हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2r। ठीक है, और इधर से हो गया साइन फाइव t 0 पे। ठीक है ना, t 0 पे ये आ गया साइन फाइव। इज दैट ओके? तो अब आप देखिए यहाँ से ये r और r कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाइव इक्वल टू कितना होगा, 1/√2। इतना ही हो रहा है ना, तो फाइव इक्वल टू कितना आ गया, हाँ, पाई/2 या पाई फाइव बाई बाई फोर फोर होगा, 5/4, 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मतलब फाइव इक्वल टू पाई/4 आ सकता है। ठीक है ना, पाई/4, या फिर जानते हो इतना भी आ सकता है। इसमें जो है ना एक्चुअली ऐसा होता है ना कि साइन 135 डिग्री भी तो इतना ही होता है ना, 1/√2। तो ये 3 पाई माइनस पाई/4 भी हो सकता है, पाई/4 भी हो सकता है। ठीक है,